वेलकम बैक। कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर फिर तनाज़ा। सिंध असम्बली में हंगामा। MQM अरकान की वक्फा सवालात में इंटर नताइज पर बात करने की कोशिश। डेप्यूटी स्पीकर के इजाजत ना देने पर शोर शराबा। कागजों के पुर्जे उड़ा दिए। सुने मेरी बात सुने, नहीं करना चाह रहे, इसी तरह एहतजाज होगा। सर ये इम्पोर्टेंट इशू है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लीजिए प्लीज सर। आपके अगर सवाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अगर सवाल नहीं पूछना चाह रही तो हम अगले सवाल पे जाएं। आप अपने मेंबर की हक तलफी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा इजलास चलते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स मसाइल यहाँ पे उजागर करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह एहतजाज होगा। मैट्रिक और इंटर के नताइज में कराची के नौजवानों से ज्यादती हो रही है। क्या इस शहर के मुस्तकबिल के मेमार समंदर में डूब जाएं? सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं जिस वजारत में ये काम हो रहा है वो वजीर आला के पास है। जमात इस्लामी और PTI पीपल्स पार्टी की बी टीम बने हुए हैं। कराची के नौजवानों के साथ बच्चे बच्चियों के साथ ज्यादती की जा रही है। एक ज्यादती मैट्रिक बोर्ड में की जाती है, एक ज्यादती इंटर बोर्ड में की जाती है, रही सही कसर MD कैट जैसे पेपर्स में कर दी जाती है। और भाई आप क्या चाहते हो, इस शहर के जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जो हमारे आपके बच्चे हैं, वो जाके समुंदर में डूब जाए। मखसूस अंदाज से शहरी सिंध के नौजवानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। ये सब काम जिस वजारत के नाक के नीचे हो रहा है वो वजारत इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। अगर एक ऐसे मसले पर बात करने की इजाजत चाहिए, इन हुक्मरानों ने बात करने की भी इजाजत नहीं दी। दो जमातें और भी हैं, PTI बैक और एक है जमात इस्लामी। दोनों ने आज बाकायदा पीपल्स पार्टी की बी टीम होने का सबूत दिया। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज फिर मुतनाज़े हो गए। तलबा का इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। नताइज पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। तलबा ने बताया नतीजा इंतहाई मायूस कुन बनाया गया। मैट्रिक में 80 से 85% से जायद नंबर लेने वाले तलबा को 50% से भी कम नंबर दिए गए। कई मज़ामीन में फेल कर दिया गया। मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई है और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है। इतने गिरा दिया इन्होंने। मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। मेरी 83% एज थी और अब इन्होंने 48 दी और 1 पेपर में सप्ली। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी है 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59 करी। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है। 4 पेपर में सप्ली है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैट्रिक में शानदार नंबर से पास होने वाले सैकड़ों तलबा इंटर में फेल हो गए हैं, एहतजाज करें। वो कह रहे हैं 83% से हम 48 पर आ गए। क्या हुआ ऐसा इस बार? पिछले साल भी यही हुआ था, इस बार क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो एक बात ये कि जो आज सिंध असेंबली में भी MQM ने हंगामा आराई की इशू पे, तो एक तो पहली बात ये कि बोर्ड जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज हैं, वो किसी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट रिजल्ट बनाती है। एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी जो MQM शोर मचा रही है कि जी कराची, मतलब कराची के बच्चों के लिए सादिया साहिबा सिर्फ MQM नहीं, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं। और आज अपोजिशन लीडर ने कहा है कि ये जो वजारत है, ये जो शोबा है, ये वज़ीर आला सिंध के अंडर आता है। हाँ जी बिल्कुल, ये वजारत उनके अंडर है। उन्होंने इस्लाहाती कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले को देखेगी। और अली खुर्शीदी साहब के हंगामा मचाने के बाद CM साहब ने उसका भी नोटिस लिया हुआ है और वो इस मामले को खुद देख रहे हैं। कता कलामी की माफी चाहूंगी सादिया साहिबा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं, वो शोर मचा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 82-84% उनकी जो पहले आते थे, अब वो 48% उनको नंबर्स मिले हैं। दूसरा ये कि अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भी मसला यही था, स्क्रूटनी के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए लिए गए, लेकिन फिर भी नताइज खातिर खा नहीं निकले और इस मर्तबा फिर यही सूरत हाल है। ये मसला आखिर हल हो क्यों नहीं रहा? जिन्होंने पैसे दिए, अगर किसी ने पैसे दिए तो उनको वो रिपोर्ट करना चाहिए था, कोर्टों में जाना चाहिए था। बोर्ड ने लिए पैसे सादिया साहिबा, बोर्ड ने पैसे लिए क्योंकि एक पेपर
جب اس کو ری چیک کیا جاتا ہے تو اس کی ایک فی ہوتی ہے, بورڈ پیسے لیتا ہے, ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس پیسے دیتے ہیں. جو سرکاری فیس ہے وہ تو ادا کرنی ہے, چاہے وہ آپ ہیں چاہے میں ہوں. اور یہ اتنا شور مچایا جا رہا ہے, اس شہر کے بڑے وہ وارث بن رہے ہیں, ایم کیو ایم اور اپوزیشن لیڈر بہت شور مچا رہے ہیں, تو بیچ تو ان کا بویا ہوا ہے. انہوں نے جو حشر کیا ہے بورڈوں کا, اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جی کورٹوں سے جو کہتے ہیں کہ جی چیئرمین اور سیکرٹری نہ. سعدیہ صاحبہ مسئلہ وارث بننے کا نہیں ہے, مسئلہ ان اسٹوڈنٹس کا ہے. ظاہر ہے بچے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں سارا سال, جب نمبرز جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے, پریشان تو ہوں گے نا. آپ ہمارے ساتھ ضروری تو نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ میں یہ پیپر کر کے آئی ہوں وہ نمبر مجھے مل جائیں, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن چلے ایک کیس میں ہوتا ہے, 2 کیس میں ہوتا ہے, لیکن یہ تو بہت زیادہ تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی. سعدیہ صاحبہ آپ ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے, سعدیہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. انور خان بیٹ رپورٹر ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور, ذرا آپ بتائیں اس دفعہ کیا ہوا, کتنی بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو کہ سراپا احتجاج ہے اور جن کو شکایت ہے؟ دیکھیں, انٹر سال اول پری میڈیکل کے اندر 19,000 طلبہ و طالبات اس سال امتحان میں فیل قرار پائے گئے ہیں. اسی طرح پری انجینئرنگ کی بات کی جائے گی تو پری انجینئرنگ میں 22,000 میں سے صرف 6,000 امیدوار ہیں جن کو فیل کر دیا گیا ہے. تو یہ صورتحال وہ بن رہی کہ اصل صورتحال جو سامنے آئی ہے, گزشتہ سال بھی جب نگراں وزیر اعلیٰ موجود تھے تو کاپیوں کی جانچ پڑتال کے حوالے سے ایک ایسی سنگین صورتحال سامنے آئی تھی جو کہ میڈیا کے ریکارڈ کے اوپر بھی, اور خود سابق چیئرمین انٹر بورڈ کے ریکارڈ موجود ہے کہ کاپیاں بھانجے بھتیجے اور بچیاں گھروں کے اوپر جانچ پڑتال کرتے ہیں. جب کاپیوں کی جانچ پڑتال کا نظام یہ ہوگا تو صورتحال ایسی سامنے آتی ہے. کووڈ-19 کے بعد سے 9ویں اور میٹرک کی بنیاد کے اوپر داخلے فراہم کیے جاتے ہیں. این آئی ٹی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے 60% مارکس حاصل کرنا لازمی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پری میڈیکل کے اندر 80 سے 85% نمبر لینا لازمی ہے. تو وہ طالب علم جنہوں نے اعلیٰ نمبر حاصل کیے تھے. یہ صرف کراچی میں ہو رہا ہے یا سندھ کے باقی شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے؟ جی نہیں, سندھ کے دیگر تعلیمی بورڈ کے جو امتحانی نتائج اب تک سامنے آئے ہیں وہ 80 سے 85% کے درمیان ہے, اور اس مرتبہ پھر انٹر سال اول کے اندر اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی یہ صورتحال سامنے آئی ہے. جب اگر اسکروٹنی کی بات کی جائے گی تو اسکروٹنی کے حوالے سے صرف کاپیوں کے نمبروں کو دوبارہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور کاؤنٹ کرنے کے بعد وہ نمبر طالب علموں کو دکھا دیے جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سعدیہ صاحبہ, ابھی آپ نے گفتگو بھی ملاحظہ کی ہوگی, پری میڈیکل کی 19,000 اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں فیل کر دیا گیا, پری انجینئرنگ کے 6,000 اسٹوڈنٹس ہیں. کراچی کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اور جیسا کہ انور یہ بتا رہے ہیں کہ پیپرز جب چیک ہوتے ہیں تو کسی کی بھانجی بھتیجی بچہ جو ہے وہ پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے چیک کیا کرنا ہے, تو پھر مسئلہ تو خراب ہوگا نا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کورٹوں سے سٹے لے کے سیکرٹریز, اور یہ انور بھی آپ کے جو بیٹ رپورٹر ہیں آپ یہ ان سے بھی پوچھیں کہ کورٹوں سے سٹے لے کر سیکرٹریز اور چیئرمینز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, اس مسئلے کا حل نکال دیا گیا ہے, اور جو ہے اشتہار دے دیا گیا ہے تاکہ تمام بورڈز پر پروفیشنل چیئرمینز اور سیکرٹریز آئیں اور وہ فرائض انجام دیں تاکہ لوگوں کو یہ شکایت نہ ہو. اور جو دوسری بات ہے, اسی لیے سی ایم صاحب کیونکہ وہ اس منسٹری کو خود دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اس کا خود نوٹس لیا ہے, وہ اس کو خود دیکھ رہے ہیں. اچھا سعدیہ صاحبہ, نوٹس تو لیا ہے, ایک شکایت اور بھی سن لیجیے گا, اس میں ایڈ کر لیجیے گا. یہ کہا جا رہا ہے, یہ شکایت ہے کہ کراچی میں پریسائزلی نمبرز کم ہیں, باقی بورڈز میں نمبر زیادہ آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے. اگر شکایت ہو تو ایک تو پہلی بات یہ کہ انڈر دا سندھ گورنمنٹ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ سی ایم اس منسٹری ان کے انڈر ہے, وہ اس کو خود مانیٹر کرتے ہیں. لیکن یہ شکایت ذرا عجیب سی ہے کہ جی فلاں بورڈ کے بچے زیادہ پاس ہو رہے ہیں اور کراچی کے, تو یہ اس کو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو لسانی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہیے. سندھ کا معاملہ ہے, پورے سندھ میں مانیٹرنگ ہوگی تو پورے سندھ میں مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اسکروٹنی ہونی چاہیے, اور اگر زیادتی ہونی چاہیے. سعدیہ صاحبہ, یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز تھے ظاہر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھے, لیکن ایک ریومر یہ بھی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ضیاء الدین بورڈ سے یا پھر کسی اور بورڈ سے منسلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبھی یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہو رہا ہے.
نہیں لوگ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. نہیں آپ نہیں کہہ رہی, آپ نے بالکل آپ نہیں کہہ رہی, نہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے سندھ گورنمنٹ نے یہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈیز ہیں, ہر جگہ کے بورڈ موجود ہیں, وہ اسی طرح کام کریں گے. ایسا کوئی سندھ گورنمنٹ کا پلان نہیں ہے کہ کسی بورڈ کے حوالے کر دیا جائے اور کیا نام ہے پورا جو ایجوکیشن بورڈز کا سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور کسی پرائیویٹ بورڈ کے حوالے کر دیا جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل شکایت ہے, نوٹس لیا گیا ہے اور اس پہ, لیکن اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ایم کیو ایم کو بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے, بچوں کے مستقبل کا معاملہ. لیکن سعدیہ صاحبہ بچے سوال کریں کہ میٹرک میں ہمارے 80 نمبر آئے ہیں, انٹر میں ہمارے 50 آ رہے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ سارا سال پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو کیا کالجز صحیح نہیں پڑھا رہے؟ اگر دیکھیں کسی کے ساتھ غلطی یا زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا, اس چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کہنا اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, پہلے بھی ایجوکیشن کے نام پہ سیاست ہوتی رہی ہے شہر میں, صوبے میں. کلامی کی معافی چاہوں گی سعدیہ صاحبہ, ازالہ تو پھر اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز کم آئے ہیں, 50% آئے ہیں یا 40% آئے ہیں, اور پھر اگر دوبارہ اسکروٹنی کی جائے تو پھر وہ بغیر کسی فیس کے پھر اسکروٹنی کی جائے تو پھر تو بات بنے گی. نہیں دیکھیں, جو پروسیجر ہے دنیا میں جہاں بھی اسکروٹنی ہوتی ہیں یا ری چیکنگ ہوتی ہے اس کی ایک فیس ہے, وہ تو آپ کو پے کرنی ہے. یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ وہ نہیں پے کرنی چاہیے, لیکن ٹھیک ہے اسکروٹنی کی ڈیمانڈ ہے, اسکروٹنی ہونی چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے ابھی آپ کے ہی ٹی وی پہ سنا کہ جی وہ ایسے نہیں دکھاتے, ایسے نہیں دکھاتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری کتاب آپ کو اٹھا کے دے دی جائے کہ جی آپ خود چیک کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا. اسکروٹنی کا ایک عمل ہے, سی ایم صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے, وہ خود بورڈز کی اصلاحات کے لیے کمیٹی بنا چکے ہیں جس میں سردار شاہ صاحب اور سیکرٹری بورڈز اور سیکرٹری ایجوکیشن اس کا حصہ ہیں, تاکہ ان میں ریفارمز لائی جائیں, پروفیشنل لوگوں کو رکھا جائے. اور کورٹوں سے بھی یہ التجا ہے کہ جی اگر کسی کو گورنمنٹ موو آؤٹ کرتی ہے تو اس کو اسٹے دے کر مسلط نہ کریں, تاکہ اس طرح کی شکایتیں اور اس طرح کے پرابلم اسٹوڈنٹس. صحیح, اب اس بات کا جواب دے دیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکاری کالجز ہیں ان میں پڑھائی اچھی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میٹرک کے ریزلٹس الگ ہیں انہی اسٹوڈنٹس کے, اور انٹر میں ان کے ریزلٹس الگ آ رہے ہیں, تو کیا پڑھائی صحیح نہیں ہو رہی کالجز میں؟ دیکھیں پڑھائی, اگر کوئی پڑھائی میں کمی بیشی ہے, سلیبس میں کمی بیشی ہے, تو وہ بھی ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ہیں اس چیز کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرے نمبر میٹرک میں آئے ہیں تو اس سے زیادہ ہو جائیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. یہ کہنا کہ جی تعلیم کا معیار ٹھیک نہیں ہے, یہ میں نہیں, بات اس پہ میں ایگری نہیں کروں گی آپ کے ساتھ. تعلیم کا معیار اپنی جگہ ٹھیک ہے بالکل. اگر کسی کو شکایت ہوئی ہے اسکروٹنی کے لیے وہ ہے, سی ایم خود اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے, بالکل اسکروٹنی ہونی چاہیے. سعدیہ صاحبہ ساتھ ہی رہیے. انور, اب بچوں کا مستقبل تاریک نہ ہو, اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, اس وقت تو کم و بیش گزشتہ 4 سے 5 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے سندھ کے اندر موجود ہے, تو ایک تعطل برقرار رہا. بلا تعطل کے سندھ کے کسی بھی تعلیمی بورڈ کے اندر مستقل بنیادوں کے اوپر ناظم امتحانات, میٹرک بورڈ اور سیکرٹری کی تعیناتی کا عمل مکمل نہ ہو سکا. اس عمل کو کسی بھی عدالت نے نہیں روکا تھا, نمبر 1. نمبر 2 بات انتہائی ضروری ہے کہ اب کیونکہ جانچ پڑتال کا مرحلہ ہوگا, جانچ پڑتال کے لیے لازمی ہے کہ وہ امیدوار کہ جن کو اپنے پرچوں کی اسکروٹنی کرانی ہے ان تمام امیدواروں کو وہ کاپیاں ان کو دکھائی جائیں. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ساتھ بیٹھتے ہیں, تاہم ہوتا یہ ہے کہ صرف جو کاپی کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اس کے نمبر کاؤنٹ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے نمبر آئے. ظاہری بات ہے جب وہ نمبر کو دوبارہ کاؤنٹ کریں گے تو نمبر وہی ہوں گے, لیکن متعلقہ مضمون کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی موجودگی کے اندر طالب علم کو بٹھایا جائے تاکہ وہ اپنی کاپیوں کی جانچ پڑتال کی مکمل کرے. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو یہ 7% ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ نتائج بآسانی وہ مطابق آ سکتے ہیں جو کہ طالب نے اپنی تیاری کی تھی. تاہم اگر اب بھی یہ کمیٹی بننے کی, کمیٹی ایک وقت لے گی, اس وقت کے دوران داخلوں کا مرحلہ شروع ہو جائے گا انٹر سال اول کی بنیاد کے اوپر کراچی کے پروفیشنل میڈیکل کالج کے اندر اور سندھ بھر کے میڈیکل کالج کے اندر داخلوں کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مقررہ وقت کو انتہائی قلیل کرے, اسکروٹنی کے عمل کو شفاف بنائے. اچھا انور, پچھلے سال کیا ہوا تھا؟ جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا, احتجاج ہوا, طلبہ سڑکوں پر آئے, انہوں نے کافی سوالات اٹھائے تھے, تو تب کیا ہوا تھا؟ کوئی داد رسی ہوئی تھی طلبہ کی تب؟
जी बिल्कुल हुई थी। एनआईटी के वाइस चांसलर की सरबराही के अंदर प्रोफेसर सरोज लोधी की सरबराही के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने मखसूस नंबर अलॉटमेंट करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद निगरान हुकूमत ने शफाफ तरीके से नॉलेज को मुकम्मल किया था और तालिबानों को वो नंबर फराहम किए गए थे। अगर सूबाई हुकूमत इस स्पिरिट ट्रायल करती है, जल्दी से इंसाफ फराहम करती है तो तालिबानों की दावत बेहतर हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने हक के लिए एहतजाज करें उनको उनका हक मिल जाए। अनवर आप हमारे साथ मौजूद हैं और सादिया जावेद साहिबा आप मौजूद थी, आपके कीमती वक्त का बेहद मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और 2 पेपर की सप्ली दे दी है। मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है, इतने गिरा दिया इन्होंने। मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। मेरी 83% एज थी और अब इन्होंने 48 दी और 1 पेपर में सप्ली। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी है 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है, 4 पेपर में सप्ली है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पिछले हफ्तों में इस्लामाबाद पर इग़रार और चढ़ाई की गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान खड़ा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा अगर इसे ना रोका तो हमारी तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। अफगानिस्तान से घुस बैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनके सहूलतकार मौजूद हैं। फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया। मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ तूफान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने का, रेंजर्स के जो जवान बेचारे शहीद हुए उनके बारे में किस तरह की झूठी खबरें घड़ी गई। डिजिटल लिहाज पर दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, हकाइक को मस्क कर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इस झूठ की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इसको अगर हमने काउंटर न किया तो आपकी तमाम काविशें वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। दुश्मन का हाथ लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तो जवाब दिया गया, खास तौर पर टीपी के बाज़ इलाकों में जो घुसपैठी मौजूद हैं और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ किस्म की साजिशें बुनी जा रही हैं, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है। फितना अल ख्वारिज इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। एक जमात पर गोलियां बरसाई गईं, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कुछ नहीं हुआ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शहबाज शरीफ को जवाब, बोले एपेक्स कमेटी के फोरम पर शहबाज शरीफ को 26 नवंबर के एहतजाज का मामला नहीं छेड़ना चाहिए था। इजलास में किसी ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें रोकना फौज और वफाक की जिम्मेदारी है। ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। बताया जा रहा है कि गोलियां चली हैं और शातें हुई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। इस तरह की बातचीत फोरम के ऊपर करना बिल्कुल नामुनासिब है। एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कर रहा है कि इतना बड़ा एक जुल्म हुआ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के ऊपर। हम तो कहते हैं कि कमीशन बना लें, अगर किसी बंदे ने कोई गलत कुछ किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये तयन तो हो कि गलत किया क्या है। कोई भी ऑपरेशन की मंजूरी थी ना एजेंडे पे थी, और कोई ऑपरेशन इस तरह हो भी नहीं सकता और नहीं ऑपरेशन की हमने इजाजत देनी है। फिर जो आपका मर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ, क्या मन कायम हुआ उससे? एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ, अगर हमें मौका दिया जाए एक अच्छी कोशिश हो सकती है। बॉर्डर से लोग आएंगे, अंदर दाखिल होंगे, तो फिर जाहिर बात है वो सेटल एरिया के अंदर शहरों में आके कार्रवाइयां करें। ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये लोग एंटर कैसे हो जाते हैं? इनकी पॉलिसी गलत है। बॉर्डर पे तो तमाम जिम्मेदारी आर्मी की है, फेडरल गवर्नमेंट की है। तो बॉर्डर को कंट्रोल करना, बॉर्डर पे उनकी रोकथाम करना जिनकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मुजरिमों की रिहाई खतरे की घंटी है। मलबाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार हो सकता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा माफ़ी उन्हें मिलती है जो माफ़ी का तलबगार हो। फसादियों के एजाज़ में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में तकरीब सजाई गई। माफी उसको मिलती है जो माफी मांग रहा हो, और अगर वो इस तरह के बलवाइयों के लिए रिलीफ मिलेगा फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। ये आप देखेंगे, ये लोग माफी के काबिल नहीं है, इनको माफिया नहीं मिलनी चाहिए। केपीके के सीएम हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज में तकरीब होती है, हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए। नून लीग के नुमाइंदों के रवैये में तब्दीली नहीं आई। जिन अफराद को रिहाई मिली उनकी सजाएं खत्म होने वाली थी। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी कहती हैं मुज़ाकरात से सियासी कशीदगी में कमी आती है तो सबको खुशी होगी। मुज़ाकरात के बहाने सियासी कशीदगी में कमी आती है, हर पाकिस्तानी को खुशी होगी। PMLN के नुमाइंदे जिस तरह की सख्त ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके रवैयों में तब्दीली नहीं आई। ये
जिन 19 लोगों को रिहाई मिली है उनकी 2 साल कैद तो वैसे ही खत्म होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी वाज़ेह डिसीजन देना है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने खित्ते को बहरान से निकालने के लिए चीन से गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने की अपील कर दी। कहा चीन को चाहिए खित्ते के मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाए, सबको मिलकर अफगानिस्तान को अमन और तरक्की का मैदान बनाना होगा। खित्ता मादनी वसाइल से मालामाल है, इसलिए दुश्मन कभी अमन नहीं होने देगा। लोगों को बुलाएं, उनसे बात करें, जिन लोगों का ये खित्ता है उनको फैसलों में शामिल करें। साल से मुसलसल हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये हमजहती बहरान, इसका इलाज सिवाय इसके और कोई नहीं है कि तमाम इदारों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, सब बैठ के इस मुल्क की इस हालत पे बहस करें। दुनिया के ममालिक हमारे इस खिते को उन कुदरती नियामतों की वजह से जो हमारे खिते में है वो किसी सूरत या हमें अमन नहीं देंगे, बर्बादी में उनका फायदा है। सारे हमसाया ममालिक का फर्ज बनता है कि हम बैठ के कोशिश करें कि इस खिते को इन मस्त सांडों का मैदान जंग न बने। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। स्वात में 2 दिन से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कालाम में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। सड़कों से सफाई का काम भी जारी है। वादी चित्राल भी बर्फ से ढक चुकी। स्कर्दू में शदीद बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। कराची में भी ठंड बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और खबर है कि कराची में शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट में 13 करोड़ की डकैती हुई है। मामला क्या है, कामिल आरिफ से जानते हैं। बताइए कामिल। जी देखिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिनका काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, उन्होंने 24 तारीख को मंगो पीर से एक शहरी को अगवा किया और उसकी क्रिप्टो करेंसी जो उसके अकाउंट में मौजूद थी, जिसकी गैर मुल्की मालियत जो है $3,40,000 थी और पाकिस्तानी मालियत 13 करोड़ रुपए के लगभग है, उसको जो है उसकी डकैती की, उसको अगवा किया और उसके बाद सरजानी के एक रिहायशी है, उसके अकाउंट में $3 लाख जो है वो ट्रांसफर किए। सीसीटीवी फुटेज नजर आपके ऊपर आई, जिसके बाद CIA को तफ्तीश मुंतकिल हुई और CIA ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस हुकाम के मुताबिक अशर, मुजम्मिल, रिजवान और तालिक और पुलिस का एक एहलकार उमर शामिल है, जबकि दीगर मुल्ज़िमात हैं इसमें फरार हैं, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल है। बताया जाता है पुलिस हुकाम की तरफ से CTD का अफसर राजा बशीर है जो इसकी कार्रवाई कर रहा था, जबकि CPEC का जो एक एहलकार है वो भी इसमें मुलविस है, जिसकी मोबाइल इस्तेमाल की गई। CPEC के अफसर की मोबाइल नौजवान को अगवा करने में इस्तेमाल की गई, जबकि CTD के अफसर की मोबाइल ने CCTV फुटेज को खत्म करने में सहूलत फराम की। CTD के अफसरान इस पूरी डकैती की वारदात में मुलविस थे। क्रिप्टो करेंसी की ये चोरी थी, डकैती थी जो की गई, शहरी को अगवा किया गया और उसके बाद उसको नामालूम मुकाम पर ले जाके उसका ये अकाउंट जो है सरजानी के रिहायशी एक शहरी है उसके डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर की और ये वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद CIA को ट्रांसफर हुई है तफ्तीश। CIA ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर जो पुलिस मोबाइल जो नजर आई है उसकी तलाश जारी है। CPEC की मोबाइल बताई जा रही है और इसमें जो पुलिस हुकाम है उनके मुताबिक CTD का एहलकार अली रजा और CPEC का अफसर अली जो है वो फरार है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया कामिल। कोटली आज़ाद कश्मीर में मियाँ बीवी ने जाती घर का ख्वाब कम पैसों में पूरा कर दिखाया। खानदान वालों के साथ मिलकर माइक्रो होम तामीर कर लिया। मुबश्शिर चौधरी की रिपोर्ट। अगर हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और जगह की किल्लत की वजह से बहुत कम लोगों का ये ख्वाब पूरा होता है। लोग बड़े आलिशान बंगलों की बजाय छोटे माइक्रो घरों को तरजीह देते हैं। कोटली का एक ऐसा मुनफरद घर जो 2 मियाँ बीवी ने निहायत ही कम अरसे में बहुत ही कम जगह पर तामीर किया। लेंटर सब रिश्तेदार, बच्चियां और बच्चे सारों ने मिलकर ये डाला। बिजली हमारी अपनी है, 12 वोल्ट पे चलती है। मैंने और मेरे मियाँ ने खुद बनाया ये। हमने एक बाल्टी पकड़ी, थोड़ा थोड़ा मटीरियल लाते रहे तो फिर मैं खुद दीवारें, ये किचन की दीवारें मैंने खुद तैयार की। इस तरह के छोटे और आलीशान घरों से शहरों में जो घरों की किल्लत है उसको किसी हद तक पूरा किया जा सकता है। मुबश्शिर चौधरी, ARY न्यूज, कोटली, आजाद कश्मीर। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।